आल राजस्थान सलमानी समाज की ओर से जयपुर के अंबेडकर भवन में प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, पीएचडी, डॉक्टर, इंजीनियर, हाफिज़े कुरान और अन्य उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के युग में सबसे बड़ी आवश्यकता है तालीम। आज के युग में देश के बच्चे आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा के समय के अंदर शिक्षा के उजाले में समाज द्वारा उनकी हौसला अफजाई होती है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इस प्रतिस्पर्धा के दौर में हम बदलते हिंदुस्तान को देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। सबका साथ, सबका विकास तब होगा जब वो सभी समाजों को साथ लेकर चलें। इस मौके पर पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने आगे संबोधित करते हुए कहा, ऐसे समाज की भाग्याशा के प्रतीक बालक और बालिकाओं, ये तीसरा एकेडमिक एंड कम्युनिटी एक्सीलेंस पुरस्कार है। मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के युग में सबसे बड़ी आवश्यकता है तालीम की, और तालीम प्राप्त करने वाले विद्यार्थी और उसमें सहयोग करने वाले उनके परिवारों को जब ये लगे तो उनके बच्चे आधुनिक तालीम के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिक शिक्षा के साथ जुड़ रहे हैं। प्रतिस्पर्धा के समय के अंदर शिक्षा के उजाले की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों में उनका हौसला अफजाई होता है। मैं समाज के सभी मंचों पर बैठे लोगों के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करके आज के युगानुकूल कैसे हमारा समाज बने। हम बदलते हुए हिंदुस्तान को देख रहे हैं, हम तरक्की की ओर बढ़ते हुए देश को देख रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी सबके साथ की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, सबके विश्वास की बात करते हैं। आज सबका विकास और सबका विश्वास तब होगा जब सब समाज मुख्य धारा में शामिल रहे। अल्पसंख्यक समाज के लिए शिक्षा के साथ जुड़ना यह आज की आवश्यकता है। बहुत से कार्यक्रम चलते हैं, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति है, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है, और योग्यता के आधार पर केंद्र सरकार की उड़ान योजना भी है, हुनर हाट योजना भी है, सीखो कमाओ योजना भी है। और इन योजनाओं से जब जुड़ोगे, जब आप शिक्षा के उजाले की ओर आगे बढ़ते चले जाओगे, मैं समझता हूँ कि आज इस बदलते हुए परिवेश में आवश्यकता है हमारी बहन बेटियां भी चूल्हा चौकी को सब कुछ नहीं समझकर आज अपने आप को हर क्षेत्र के अंदर परिवार की आर्थिक संबद्धता से लेकर हम किस प्रकार हमारा परिवार आगे बढ़े। जब एक परिवार आगे बढ़ता है तो सामूहिकता के आधार पर समाज आगे बढ़ता है। जब सारे समाज आगे बढ़ते हैं, मुल्क आगे बढ़ता है। हम आजादी के 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, हम अमृत महोत्सव के दौर से गुजर रहे हैं। हमने उस पुराने समय के अंदर कई प्रवृत्तियों को अपने साथ लेकर चले, और समय की रफ्तार ने हालात को बदलने का काम किया। बड़ा अच्छा लगता है जब हमारी बेटियां शिक्षा के साथ जुड़कर इसी प्रकार के मंचों पर आकर पुरस्कार प्राप्त करती है। हमारी बेटी हमारा मान है, और इसीलिए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना सरकार ने चालू कर रखी है। परंपरागत धंधे अब धीरे धीरे आज के युग के अनुसार उनके अनुकूलता कम होती जा रही है। हमें आधुनिक परिवेश में आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें सिर्फ वोट बैंक के रूप में नहीं, हमें हमारे सर्वांगीण विकास की ओर देखना पड़ेगा। कुछ लोग सिर्फ वोट बैंक के रूप में आपको इस्तेमाल करते हैं,
चुनाव के समय में आपका वोट लेकर और उसके बाद आपको उसी हालात पर छोड़ जाते हैं। आज जब आपके मोहल्लों पर नजर डालते हैं, उनके विकास की ओर दृष्टिपात करते हैं, तो लगता है कि आप उस विकास की धारा में पीछे डूबते जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है हम सिद्धांत और नीतियों के आधार पर फैसला नहीं करके जाति और संप्रदाय के आधार पर फैसला करते हैं, उससे हमारी मुक्ति नहीं। इसलिए मैं तो शुभकामनाएं देने आया हूँ और विशेष तौर पर समीर जी आप आए, हाजी साहब आए, आपके इस पिछड़े समाज में आकर, और मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार की प्रतिभाएं आगे बढ़ती जा रही है, ये समाज की प्रतिभाएं इस समाज का नाम करेगी। और आज के प्रधानमंत्री जी के ध्येय वाक्य सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास से ये समाज आगे बढ़ेगा, प्रगति के सोपान पर आगे चलता चलेगा। आप सब लोगों ने यहाँ आने पर मेरा स्वागत सत्कार किया, इसके लिए आभार। आयोजकों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हर वर्ष इसी प्रकार का हर वर्ष इसी प्रकार के मंच पर हमारी नौनिहाल हमारी प्रतिभाएं सम्मानित होती चली जाए, ये श्रृंखला बढ़ती चली जाए, ये संख्या बढ़ती चली जाए। हम भी कह सकें देखो हमारे समाज के रतन को जिसने शैक्षिक दृष्टि से और दूसरे कामों के अंदर आगे बढ़कर आज किस मुकाम को हासिल किया है, मुकाम आपका इंतजार कर रहा है। बदले हालात आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आओ हम सब मिलकर सबके विश्वास के साथ आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मुख्य मेहमान का। अब मैं हमारे साथ वहीं समारोह के खुसूसी मेहमान ऑल इंडिया जमात सलमानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खैरुल बसर सलमानी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, तो तुमको जन्नत तो नहीं मिलनी है, ये गारंटी है। और ये ऐसे वैसे की गारंटी नहीं है, आमिना के लाल की गारंटी है। तकब्बुर नहीं। एक आका की हदीस से मैं चाहता हूँ इस मौके को कहीं मैं कुछ और बोलने की बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं जब आपको देखा तो मुझे ध्यान आया कि जो बाग होता है और बगीचे में मैं आ गया। तवज्जो, बाग और बगीचे में आ गया। बाग एक फूल का होता है और बगीचा कई फूल का होता है। आज कई फूलों के बीच में मैं हूं और तुम किसी की नकल मत करना, तुम अपनी नकल करना। तुम्हारे अंदर अल्लाह ने ऐसी खुशबू दी है कि अपनी नकल कर जाओगे तो खुद आइडियल हो जाओगे। इसीलिए कभी नकल करने की कोशिश करो। अपने वजूद को पहचानना, जब अपने वजूद को पहचान लोगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे खड़ी होगी। लेकिन ध्यान रखना, बड़ा आदमी कौन है? मेरे आका से पूछा, बड़ा आदमी कौन है? बड़ा आदमी की पहचान क्या है? अध्यक्ष साहब, बड़े आदमी की क्या पहचान है? फला का इतना बड़ा करोड़ का बिजनेस है, बड़ा है। फला का इतना बड़ा ताकतवर है, वो बड़ा है। फला इतना बड़ा मिनिस्टर है, वो बड़ा है। उसकी बड़े बड़े एमएलए एमपी से जान पहचान है, बड़ा है। नहीं, सुनो, बड़ा आदमी वो होता है जो जब उसके साथ चलो तो तुमको छोटे होने का एहसास न होने दे। किस आदमी के साथ चलो और तुमको कमतर होने का एहसास हो, वो कई अरबों का मालिक है, वो बड़ा नहीं हो सकता। मेरे आका जब मजलिस में आते थे तो जब सहाबा कराम उठना चाहते तो मेरे आका बैठा देते थे। वो कहते थे बैठ जाओ, ये अदब का मुकाम नहीं है। ये अलग बात है कि सहाबा अदब उठते थे, यानी पैगंबरे आजम जब आपके इस अदब का लिहाज करते थे तो हमारी और औकात क्या है उनके बीच में? हम चलते तो आगे आगे सीना तान के चलते हैं। जब मेरे आका चलते थे तो 2-4 लोगों को आगे चला दिया करते थे ताकि मेरे आका पीछे हो जाए। क्या बात है! अपनी परवरिश अंदर लेकर के आइए। आप जब परवरिश लेकर के अपने अंदर आएंगे, मेरे आका की हदीस है कि तुमको इल्म हासिल करना हो तो चीन तक जाओ। मेरे आका ने ये नहीं कहा कि तालीम हासिल करना हो तो चीन तक जाओ। मैं यूनिवर्सिटी में सेमिनार में बोल रहा था, मैंने इस पॉइंट पे बात की कि आखिर इस हदीस में क्यों ये बात
तुमको इल्म हासिल करना हो तो चीन तक जाओ। तालीम लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि मदीना से बढ़कर तालीम वाला कोई जगह थोड़ा ना उस वक्त अरबी सिखाने में हो सकता था, हदीस सिखाने में हो सकता, कुरान का एक्सप्लेनेशन करने में चाइना थोड़ा ना हो सकता था। मेरे आका ने कहा कि नहीं, इल्म हासिल करना हो, इसका मतलब तालीम याफ्ता के साथ साथ आका ने तुमको इरशाद फरमाया है दुनिया की सभी टेक्नोलॉजी सीखो, दुनिया की सभी भाषा सीखो और दुनिया की सभी स्किल सीखो, क्योंकि इल्म का ताल्लुक स्किल से होता है, हुनर से होता है। हुनरमंद हो जाओ, तुम कभी गरीब नहीं होगे। हुनरमंद हो जाओ, तुम कभी बेसहारा नहीं होगे। हुनरमंद हो जाओ, तुम कभी पीछे नहीं होगे। हुनरमंद हो जाओ, तुम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे, और जब तुम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे तब बड़े सगीर का मुसलमान को हम बेहतर मुसलमान कहेंगे, जब वो मांगने वाले के बजाय बांटने वाला। और मौके की बात करता हूं, और आपको देख करके ध्यान रखिएगा, अपनी बेटियों को बेटियों का नाम बेहतर करके पुकारिएगा, बेहतर रख करके पुकारिएगा, और बेहतर ऐसा करेंगे तो कामयाबी मिलेगी हमें, और वो कामयाबी हमें बहुत दूर तक जाएगी। मैं भाइयों के मुतालिक अपने लोगों के बीच इस वक्त जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो इथिक्स को ट्रांसफर करने की है, वैल्यूज को ट्रांसफर करने की है, थियोलॉजी को ट्रांसफर करने की है। मेरे इलाका बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मेरे भाई को बुला लीजिए। सब भाई लोग सुन लो, सभी घर वाले सुनो, और माँ वाली भी बात करूँगा, सबकी बात करूँगा। और कभी मौका जल्दी मिले तो सिर्फ बच्चियों की जो काउंसलिंग होती है, बच्चों का कैरियर काउंसलिंग, अभी मेरी 1 से सितंबर को गोरखपुर में कैरियर काउंसलिंग है, पूरे दिन भर होती है कैरियर काउंसलिंग। बच्चों को सिखाया जाता है कि आप 11th के बाद क्या करेंगे, 12th के बाद क्या करेंगे, 10th के बाद क्या करेंगे, उनकी एक रिक्वायरमेंट समझी जाती है। तो इंशाअल्लाह जयपुर में जल्दी काउंसलिंग का आयोजन होगा, सभी लोग मिलकर इस बात को करेंगे कि आगे के कैरियर को कैसे बेहतर किया जाए। एक आदमी आता है और कहता है हुजूर मेरे भाई को बुला करके समझा दीजिए। तवज्जो, वक्त यहाँ शामिल है, बड़ा हंगामा चल रहा है। मेरे भाई को बुला करके बता दीजिए, थोड़ा सा सलाह कर दीजिएगा। पूछा क्या? तो वो कुछ कमाता वमाता नहीं, बस कमाता नहीं है, उसके बच्चों की परवरिश हम ही करते हैं, उसके बच्चों की अहलिया की बच्चों का जो भी खर्चा हम ही से चला जाता है। थोड़ा वो बुला करके समझा देते तो थोड़ा सा वो भी कमाने लगता। तो मेरे आका ने कहा कि पहले जाओ और शुक्राना अदा करो। तो बोलेगा नमाज शुक्राना करो। कहा कि आए थे एडवाइस मांगने, नमाज पढ़वा रहे, ठीक है ना। शुक्राना पढ़ करके आया तो कहा कि तुम्हारा सगा भाई है? कहा हाँ। अच्छा, तुम्हारा सगा भाई है, तुम्हारा खून है, तुम्हारे वालिदैन भी और उसके वालिदैन भी एक, वालदा भी है, तुम्हारा खून भी है, तुम्हारे अंदर कौन सुखाब का पर लगा है कि तुमको अल्लाह ने दिया है और तुम्हारे भाई को अल्लाह ने नहीं दिया है। अल्लाह का शुक्र करो कि अगर वो जगह यानी वो मांगने वाली जगह उस भाई की जगह तुम्हारी होती और तुम्हारी जगह अगर अल्लाह ने तुमको बना दिया होता तब क्या होता। इसीलिए जो भी अल्लाह दिया करता है उसके कष्टी हैं, उसमें भाइयों का हक है, उसमें बहनों का हक है, रिश्तेदारों का हक है, उसमें पड़ोसियों का हक है, सबका हक है। अगर हक तलफी आपने किया तो क़यामत में आपसे पूछेगा। इसीलिए कभी तकब्बुर मत करना कि मैं फला हो गया हूँ, मैं फला हो गया हूँ, मैं फला हो गया हूँ। उस सभी हक में तुम्हारी हिस्सेदारी है। ठीक। सेकंड पॉइंट, आप जो भी काम करते रहिए, इबादत करिए अपनी जगह, जिहाद करिए अपनी जगह, हज करिए अपनी जगह, उम्रा करिए अपनी जगह, ज़कात करिए अपनी जगह, लेकिन आपकी जो सबसे पहली पूछ होगी वो पूछा जाएगा एक शौहर अपनी अहलिया के लिए कितना बेहतर इखलाकमंद था।
ध्यान रखिए सभी लोग, शौहरत नमाज अपनी जगह, ज़कात अपनी जगह, उम्रा अपनी जगह। ये पूछा जाएगा कि आप अपनी अहलिया के लिए कितने इखलासमंद थे। और आप लोग सुन लीजिए, आपकी सभी इबादतें अपनी जगह, लेकिन आपसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि आप शौहर के लिए कितना इखलासमंद थी। इसका मतलब है कि जो पहली परवरिश और पहली पूछ होगी वो घर के इखलाक की होगी, घर के माहौल की होगी। और जो अपने घर के माहौल को और घर के इखलाक को बेहतर नहीं बना सकता, उससे समाज से परिवर्तन करने की कैसे उम्मीद की जा सकती है। इसलिए घर से शुरू करिए, घर से इखलाकमंद वाले बनेंगे। और घर से जब इखलाकमंद वाले बनेंगे तो कामयाबी हमें आपके साथ एकदम कामयाबी का काम करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक और पॉइंट, सबसे प्यारी चीज आपकी क्या है? सबसे प्यारी चीज, जितने ये सीए बनने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं, एमबीबीएस बनने वाले हैं, सब लोग बताओ कि सबसे प्यारी चीज आपकी क्या है? सबसे प्यारी चीज सांस है ना? धन दौलत पैसा नहीं है, सांस है। सांस सबसे प्यारी चीज है ना? सांस गई तो गई। सबसे प्यारी चीज, सुनो सब बच्चियों, सभी भाभी डॉक्टर और आईएएस भी बनो, आईएएस भी बनो, सीए बनो, आईएएस बनो। सबसे प्यारी चीज सांस है। सांस लिया और सांस लेके छोड़ा ही नहीं, पकड़ के बैठ गए। जैसे दौलत लेके छोड़ते ही नहीं, पकड़ के बैठ जाते हैं। सांस लेके छोड़ा नहीं, पकड़ के बैठ गए। अब बताओ क्या हालत होगी तुम्हारी? सबसे प्यारी चीज सांस, और अल्लाह ने कहा जल्दी छोड़ो, जल्दी छोड़ो, क्योंकि उसका कोई इंतजार कर रहा है। बायोलॉजी वाली बच्चियां समझ रही होंगी, उसका कोई इंतजार कर रहा है। एक प्लांट है जो आपकी सांस से उसकी लाइफ चलेगी, और आपने सांस छोड़ा और एक पौधे की लाइफ चली, और पौधे ने थैंक यू बोला, शुक्रिया अदा किया, फिर उसने अपनी सांस छोड़ी और आपकी लाइफ चली। और यह पौधा और आप मिल करके आपकी लाइफ चल रही है, सांस चल रही है। सबसे कीमती छोड़ के, पकड़ करके, अपनी पर्सनालिटी में घुमा के, ब्लड से पूरा ऑक्सीजन पर्सनालिटी में घूमता है, और उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया जाता है। इसीलिए जब तुम्हारे पास इल्म आए, जब तुम्हारे पास पैसा आए, जब तुम्हारे पास हुनर आए, अपने पर्सनालिटी में लो और उसे ट्रांसफर करते चले जाओ। और अगर ट्रांसफर करते चले जाओगे, एक चेन बनेगी, और चेन बनेगी तो ये तुम्हारी कामयाबी होगी। यही आज यहाँ पे ऑल इंडिया जमात सलमानी और हमारे खलीफा सलमानी और ऑल इंडिया यूथ के जितने भी लोग हैं, जयपुर राजस्थान के लोग हैं, इसी ट्रांसफर की फिलॉसफी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि मैं लूं और आप तक छोड़ूं। अगर तुम कामयाब होना तो तुम भी ऐसा ही समारोह करना, फिर तुम ट्रांसफर करना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो इंसान होने का हक नहीं होगा, क्योंकि इंसान से ही इंसानियत होती है। और सबसे बड़ी बात, अपने लाइफ में अपने किरदार से जवाब देना, किसी और चीज से जवाब नहीं देना। मुसलमान को यह कभी अच्छा नहीं होना चाहिए कि किसी और से वो किसी का जवाब दे, किरदार से जवाब दे। और अगर आप अब वक्त अगर हो रहा हो तो मैं अपनी एक वाक्य से बात को खत्म करूं। किरदार ही हमारा बेहतर हो सकता है, और किरदार ही है जो यहाँ सबको बुलाया हुआ है। किरदार ही है कि हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। किरदार ही है कि 4 बजे से जगे होके वलीधाम में जा करके स्टेशन पे खड़े रहे और 4 बजे खड़े रहे हमारे इंतजार के लिए। किरदार आपको अपना बनाता है। जानते हैं, एक मदनी दौर है, और मदनी दौर में एक ऐसा आदमी मदीने से होके जा रहा है जो मक्के में मेरे नबी को हर चौराहे पे खड़े होकर के गालियां दिया करता था, उतान लगाया करता था, अलग अलग का शेर व शायरी करके मेरे नबी की शान में गुस्ताखी किया करता था। मैं तवज्जो चाहता हूँ, खासकर मेरे बच्चे इस चीज को समझें, इस चीज को सीखें। वो बहुत गालियां देता था, उतान लगाता था, पठान बोला करता था। मक्के वाले शेर व शायरी में बड़े आगे हुआ करते थे। कहीं चौराहे पे खड़ा होकर के गालियां दिया करता था। साहबा कराम ने उसको पकड़ा और बोरे में भरा, और बोरे में भर करके ला करके मस्जिद नबवी में सामने खोला कि हुजूर ये वही है जो आपको गालियां दिया करता था। मेरे नबी का चेहरा
और मुस्कुराए और कहा अली को बुला लाओ। अली को बुलाया गया, कहा इसकी जबान काट दो। तवज्जो, उलमाए दीन भी बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं, तवज्जो, कहा इसकी जबान काट दिया जाए। सहाबा कराम कांपने लगे, ताइफ में पत्थरों से मारा गया, खून से लथपथ हो गए। जिब्रील अमीन आए, कहा कहिए तो दोनों पहाड़ों को मिला दिया जाए, ये एकदम विसल हो जाएंगे। मेरे नबी ने कहा रहमतुल्लिल आलमीन, नहीं, पूरे आलम के लिए रहमत बना के भेजा गया। आज क्या हो गया है, कह रहे हैं इसकी जबान को काट दिया जाए। हजरत अली ने क्या किया, जबान को उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ा, लेकर के गए। लोग पीछे पीछे हुजूम भी लगा लिए, चलो अली कैसे इसकी जबान काटते हैं। मेरे नबी को बड़ी गालियां दिया करता था, बड़ा बुरा भला कहता था और बहुत बहतान लगाया करता था। चलो इस देखते हैं अली कैसे इसको करते हैं। हजरत कंबर को बुलाया, हजरत अली ने कहा मेरा ऊँट लेकर के आओ। उनका ऊँट आया, मदीने के बाहर उस व्यक्ति को, उस शख्स को ऊँट पे बैठाया, जेब से कुछ रियाल निकाला, उसके हाथों में दिया और कहा कि मैं इधर देखता हूँ, तुम उधर भाग जाओ। क्या कहा कि मैं इधर देखता हूं, तुम उधर भाग जाओ। तवज्जो, सुनना, छोटी छोटी बातों पे तकब्बुर हो जाता है, तुम्हारे दिल में जज्ब हो जाता है। सरकार दो आलम है, फरिश्तों की आमद होती है और वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमारी क्या औकात है, थोड़ा सा किसी ने बुरा कहा, संगठन में कोई आरोप लगा दिया, ये पैसे खा गया, ये फलाना कर दिया, दुखी होकर बैठे हुए। जब सामाजिक जीवन में हो तो ये सब झेलना है। संगठन के लिए कहता हूं मैं, ये सब झेलना है। अली ने बता दिया, साहबा कलाम आए, कहा हुजूर आपने कहा था जुबान काट दो, इन्होंने तो भगा दिया। समझो, भगा दिया, कहा इन्होंने भगा दिया। मेरे नबी मुस्कुरा दिए। तो साहबा कलाम कह रहे पता नहीं ये क्या करते हैं, क्या समझते हैं। कहे तो थे जबान काटने, कहे तो थे, हम लोग की कानों ने सुना था जबान काट दिया जाए और वो भगा रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं अब सब घर चले गए। कहा सुबह फजर में पूछा जाएगा कि आखिर ये राज क्या है। आप कहते हैं जबान काटते को और भगा देते हैं। जैसे ही साहबा कराम सुबह पहुंचते हैं तो देखते हैं इसको हजरत अली ने भगाया था, वो किनारे मस्जिद नबवी में बैठ के वजू बना रहा है। सेक्रेटरी साहब वजू बना रहा है, जिसको भगाया था वजू बना रहा। सब लोग हैरान। और जानते हो जब नमाज हो गई तो मेरे आका के सामने आके हाथ मांग के खड़ा होता है, कहता हुजूर कुछ आपकी शान में नात पढ़ता हूँ, गुनगुनाना चाहता हूँ, इजाजत दीजिए। यानी अली ने गुस्ताखी वाली जबान करके मिधात वाली जबान लगा दी। ये इस्लाम का किरदार है, ये इस्लाम के मानने वालों का किरदार है। तुम ऐसा इखलाक पेश करो, संगठन ऐसे इखलाक पेश करे। जब संगठन और घर के लोग, घर का मुखिया ऐसा इखलाक पेश करेगा तो हमेशा ये किरदार आपको क़यामत तक यहाँ तो कामयाबी कराएगा, क़यामत में भी आपकी कामयाबी होगी और आप अगली सब में खड़े। ये किरदार का मसला है, इस किरदार को हम भूल गए हैं। मॉडर्न एजुकेशन में आने के बाद जो हमारी इस्लाह होनी चाहिए वो इस्लाह नहीं हो रही है। इस इस्लाह की रिक्वायरमेंट है और अगर हमारी इस्लाह होने लगे ऐसी तो हमारी कामयाबी हो जाएगी और कामयाबी जब होने लगेगी तो फिर हम तालीम को इल्म में बदल देंगे, हम तालीम भी हासिल करेंगे और इल्म हासिल करेंगे। यानी मैंने अलीगढ़ में इस बात पे जोर दिया था हम लोगों ने कि अगर साइंस के बात होगी, कलाम पाक एक हाथ में होगा, हमारा हाफिज भी होगा तो IAS भी होगा, डॉक्टर भी होगा तो DM साहब भी होगा, हमारा कोई ऐसा BA भी हो रहा है, मौलाना है, कितना अच्छा लगेगा और उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों को हम लोग ने, कोई बच्चे IPS में हाफिज हैं और बहुत सारे बच्चे हाफिज हैं। जो हाफिज कुरान को अपने सीने में समेट सकता है वो कुछ GS की किताब समेट करके IAS नहीं हो सकता, आराम से हो सकता है। हाफिज अहमद अली सलमानी डिप्टी कलेक्टर, क्या डॉक्टर शाह फैसल अलीगढ़ में, ठीक है, उसको मैंने गाइड किया। डॉक्टर शाह फैसल फर्स्ट टॉपर आएंगे, आज अजीत डोभाल का एडवाइजर ग्रुप में है, एडवाइजर ग्रुप डॉक्टर शाह फैसल जिस बात अजीत डोभाल जो सेक्रेटरी है उसके चीफ एडवाइजर। कहने का मतलब ये है कि जब
आप लोग इस इमदाद कैरेक्टर को लेकर के आगे आएंगे, कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। और ये जो अवार्ड दिया जा रहा है, ये अवार्ड को ये मत समझना हम लोगों का और समाज का कर्ज तुम्हारे ऊपर है। इस अवार्ड को संभाल करके रखना, इस अवार्ड की इज्जत करना, क्योंकि जब ये अवार्ड होता है, यही जो अवार्ड होता है, सम्मान होता है, यही अवार्ड और सम्मान यादें हो जाती हैं और यादें इबादत होती हैं। अगर उसे संभाल कर रखोगे तो यादें इबादत हो जाती हैं। ये याद रहेगा कि हमारे घर का ही नहीं, हमारे समाज का, हमारे कौम की भी जवाबदेही हमारे ऊपर है। इसलिए जानते हो क्या करना, प्रॉमिस मत करना। सबके ध्यान में कुछ बच्चे पढ़े लिखे हैं, कुछ डॉक्टर वगैरह बता रहा हूँ, प्रॉमिस मत करना, कमिटमेंट करना। प्रॉमिस नोट पे किया गया था, नोटबंदी हो गई, थोड़ा सा ज्यादा बोलता हूँ। प्रॉमिस नोट पे किया गया था। प्रॉमिस नोट पे होता है ना कि मैं धारक को इतना रुपये वचन देता हूँ, वादा करते हैं तो कहते हैं ना कि वादा तो टूट जाता है, मिलने की तुम कोशिश न करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। ठीक है, वादा टूट जाता है, प्रॉमिस मत करना, कमिटमेंट करना। अब तुम्हारे स्टाइल में बताना चाहता हूँ, मॉडल और थियोलॉजी लेकर के वो कौन सी फिल्म है, सलमान कहता ना कि मैंने कमिटमेंट कर ली तो कर ली, मैं खुद की भी नहीं सुनता। कोई शहर कोई बच्चे काम नहीं, मैंने कमिटमेंट कर ली तो कर ली, अब मैं खुद की भी नहीं सुनता। यानी तुमने कमिटमेंट कर लिया तो कर लिया, प्रॉमिस सामने वाले से किया जाता है, कमिटमेंट खुद से किया जाता है। और खुद से किया कमिटमेंट टूट नहीं सकता, सामने वाले से किया टूट सकता है। इसलिए खुद से कमिटमेंट करना, खुद को जब आईने में खड़ा करना और जब आईने में देखना तो सोचना कि मैंने खुद से कमिटमेंट किया हुआ कि मुझे सीए बनना है, मुझे एमबीबीएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे समाज को लीड करना है, समाज को रास्ता दिखाना है, अपने वालिदैन के उस आंसुओं को पोंछना है जो आंसू तुम्हारी कामयाबी के लिए बहे हैं। तुम नहीं समझ सकते कितनी उम्मीदें होती हैं, कितनी चाहते होती हैं। जिस एज ग्रुप में तुम्हारे वालिद हैं, वालिदा हैं, तुमसे पैसे की तवक्को नहीं, उन्होंने बिता लिया, 10-5 साल और है, खत्म हो जाएगा। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कामयाबी, बच्चियों और बच्चों सुनना, सबसे बड़ी कामयाबी वो कामयाबी होगी जब तुम्हारे नाम से तुम्हारे वालिदा और वालिद की पहचान